अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आलमी मार्केट में ऑयल की कीमत शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है और कल मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और सऊदी फोर्सेज ने इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप्स पर फ़ज़ाई हमले किए थे। उसके साथ ही अमरीका ने ईरान के एनर्जी एसेट्स पर बमबारी की, जिसके बाद आलमी तेल की कीमतों में तकरीबन 8% का इजाफा हुआ था। पिछले चंद माह में किसी एक रोज़ में यह सबसे बड़ा इजाफा है, लेकिन आज सुबह से ही मार्केट में जो तेज़ी देखी जा रही थी उसमें फिर 2 से 3% की कमी भी हमने होते हुए देखी है। और आखिरी खबरें आने तक आलमी तेल के दो बड़े बेंचमार्क्स ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 के आसपास आ चुकी थी और WTI भी $84 के आसपास ट्रेड हो रहा था। अब इस तरह यह बात कही जा सकती है कि मशरिक़ वस्ता से आने वाली अच्छी या बुरी खबर आलमी तेल की कीमतों का तयन कर रही है। अब ऐसे में हम पाकिस्तान में जो सूरत हाल देख रहे हैं, यहाँ पर रोज़ाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों को तय किया जा रहा है। रोज़ाना के पेट्रोलियम मसनूआत के मैकेनिज्म में साफ नज़र आ रहा है कि काफ़ी खामियां मौजूद हैं, क्योंकि ये किसी भी सूरत में आलमी मार्केट के प्राइस को पाकिस्तान में सही तौर पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही हैं। आलमी मार्केट में जुलाई 23 को ब्रेंट क्रूड की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद ये कीमतें 28 जुलाई को इस हफ्ते की कम तरीन सतह यानी $83 फी बैरल पर आ गई थी। लेकिन पाकिस्तान में इस सस्ते आलमी तेल का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल 18 जुलाई से इजाफा ही होता चला आ रहा है। इस दौरान पेट्रोल की कीमतें 2 मरतबा कम हुई, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा कमी ₹1.37 की थी, जबकि अब तक पेट्रोल में तकरीबन 24 और डीजल की कीमत में ₹67 का इजाफा हो चुका है। अब इन इजाफों के साथ आज पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹335 से ज़ायद है, डीजल की फ़ी लीटर कीमत ₹391 से ज़ायद है। इस शदीद महंगाई में 4 महीने पहले हुकूमत ने बाइक वालों को ₹100 फी लीटर की सब्सिडी दी थी, लेकिन आज इस सब्सिडी के बारे में भी कोई बात नहीं की जा रही। ईरान और अमेरिका की आर्जी जंगबंदी के बाद वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद से प्रोग्राम में पूछा कि तेल की आलमी कीमत दोबारा ऊपर गई तो क्या बाइक वालों को ₹100 सब्सिडी दोबारा दी जाएगी। उन्होंने क्या जवाब दिया था, ज़रा देखिएगा। ये बाइक वालों के लिए ₹100 फ़ी लीटर सब्सिडी का ऐलान किया, उनको वो दी भी गई एक आध महीने लोगों को। तो ये अगर फिर से कीमतें ऊपर जाती हैं तो इस तरह की सब्सिडी दोबारा लॉन्च की जाएगी। बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्या दोबारा सपोर्ट होगी। देखें, गवर्नमेंट का बिल्कुल ये कोशिश होगी कि अल्लाह ना करे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो एक अच्छी बात ये है कि हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो आई थिंक ये टेम्पलेट हमारे पास आ गया है, ऑलरेडी है, हम इस पे काम कर चुके हैं। और दूसरा, हमने मार्केट्स टाइम पे खोली, टाइम पे बंद की, उस पर लोगों ने बड़ा साथ दिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने बड़ा साथ दिया, सब्सिडी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने साथ दिया, अपना हिस्सा डाला। तो आई थिंक ये हम पहले से गुजर चुके हैं। तो अच्छी बात ये कि वो मॉडल हमारे पास है, हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोबारा, लेकिन होपफुली वो सिचुएशन ना आए। तो अब वो सिचुएशन दोबारा आ चुकी है जिसकी जानिब इशारा कर रहे थे खुर्रम शहजाद भी। और अब ये देखें कि ₹335 फ़ी लीटर कीमत इस वक्त है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये कीमत इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ाई जा रही है और 7 रोज़ का अगर एवरेज भी हम निकालते हैं तो उसमें भी एक बड़ी कमी की गुंजाइश इस वक्त पिछले 2 रोज़ से भी मौजूद रही और आज भी मौजूद है। लेकिन ये रिलीफ ना किसी बाइक वाले को मिल रहा है, ना किसी रिक्शे वाले को, ना किसी ट्रांसपोर्टर को और ना ही दीगर कंज्यूमर्स को। तो आखिर हुकूमत ये रिलीफ अपने एंड पर क्यों रख रही है, लोगों तक ये क्यों नहीं पहुँचा रही। जब कीमत बढ़ती है तो फौरी वो पास ऑन किया जाता है। ये वो तमाम सवालात हैं जो हम रखते हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब के सामने। साबिक वज़ीर ख़जाना है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे 13 जुलाई को, 2 हफ्ते पहले। उस वक्त हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे, लेकिन खदशा था कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं और हुआ भी वही। अब जब दोबारा ये 350 की तरफ जा रहा है पेट्रोल, तो किसी गरीब को, किसी बाइक वाले को, किसी रिक्शे वाले को कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। देखें, ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखें पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 10-15% डिपेंड करती हैं दुनिया की प्राइसेस पे, और बाकी जो है 80% वो पाकिस्तान की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, IMF प्रोग्राम के मुताबिक जो टारगेट्स हैं उनमें जो कमी पेशी होती है उसको पूरा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन 50% जो कीमत है उसमें हुकूमत के रेवेन्यूज या लेवी या सेल्स टैक्स या कोई और टैक्स इसके बीच में शामिल है। सो आई थिंक कि जब वो टैक्स की कारकर्दगी ठीक नहीं होती तो फिर आपकी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो नीचे भी जा रही हों, लेकिन पाकिस्तान में वो फिर ऊपर ही जाती हैं, क्योंकि आप अपना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसमें कीमतें मार्केट के मुताबिक नहीं सेट की जाती।
ना बिजली की कीमतें मार्केट के मुताबिक सेट की जाती हैं, ना गैस की जाती हैं, ना ऑयल की जाती हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी का। अगर ये प्राइसेस ठीक नहीं होंगी तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी ठीक नहीं हो सकती। सो आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप हमें एक मार्केट, एनर्जी मार्केट पाकिस्तान में बनानी पड़ेगी। हमें कंपटीशन कराना पड़ेगा, हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना पड़ेगा एनर्जी सेक्टर में। और इसमें जितनी इनएफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। और वो इनएफिशिएंसीज जो है फ़िलहाल तो वो अवाम के सर पे हैं, उनके ऊपर ये सारा बोझ पड़ता है। सो ओवरऑल भी पाकिस्तान की इकॉनमी आप देखें मसले मसाइल का शिकार है। उसमें इन्वेस्टमेंट के फुकदान है। इन्वेस्टमेंट दुनिया में अगर कोई ममालिक इन्वेस्टमेंट की तलाश में है, उसमें सबसे नीचे नंबर पे पाकिस्तान आता है। सो आई थिंक कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन पाकिस्तान में निज़ाम जो है वो टैक्सों का निज़ाम बनाया है, हुकूमत का पेट पालने का निज़ाम बनाया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी ये एक अनोमली है जिसको जब तक आप हल नहीं करेंगे तो ना आपका छुटकारा ये महंगी बिजली से होगा, ना आपका छुटकारा महंगे पेट्रोल से होगा, ना आपको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम के साथ साथ आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, और उसमें बहुत देर कर दी है हुकूमत। सही। और सलमान साहब, ये ज़ाहिर है ये रिफॉर्म्स तो बड़े नॉर्मल हालात में या आइडियल किस्म की सिचुएशन में हो सकते हैं। अब ये जो 5 महीने से इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है और ख़ासतौर पर हमारे खित्ते की, उससे तो ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा मुतासर इस वक्त पाकिस्तान ही है। कहीं पर फ़ीसद के हिसाब से इतनी ज़्यादा पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ी, कहीं इतना ऐसा कोई भूचाल नहीं आ गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये कीमतें चेंज हो रही हैं। 8 दिन में 5 बार इनको बढ़ा दिया गया। तो ये अब इसके लिए जंग बंदी का और फिर उसके बाद रिकवरी का इंतज़ार करना पड़ेगा, या ये रिफॉर्म साथ साथ भी चल सकते हैं? नहीं, अब तो रिफॉर्म्स हमें पहले करनी पड़ेंगी, बहुत जल्दी करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप इसी तरह रहेंगे तो आप खित्ते में अपना जियोपॉलिटिकल रोल भी अदा नहीं कर सकते। अब आप सोचें, अगर पाकिस्तान इस खित्ते में मीडिएशन कर रहा है और उस वक़्त ही आप सऊदी अरेबिया से रोल ओवर की एक किस्म की दरख्वास्त कर रहे हैं, अमेरिका से आप स्टेबलाइजेशन फंड मांग रहे हैं, ईरान से पता नहीं आप क्या मांगते हैं। सो आपके पास तो इंडिपेंडेंस है ही नहीं, आप मीडिएशन कैसे करेंगे? देखें, आप एक न्यूक्लियर पावर है और इस खित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर आना है वो आपके फेवर में आना है, बशर्ते कि आपकी पावर के नीचे एक बहुत सॉलिड इकोनॉमी हो। और वो सॉलिड इकोनॉमी जो है वो टैक्सों से नहीं चलती, वो सॉलिड इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट से चलती है। सो अगर हम भी 25-30% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 8-10% हो जाती है, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी जान होगी कि इस खित्ते में आप अपना रोल प्ले कर सकें और किसी से आपको भीख ना मांगनी पड़े। सही। तो रिफॉर्म एजेंडा जो है वो इस ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें बहुत शॉर्ट प्लानिंग करती हैं, शॉर्ट साइटेड है, डे टू डे काम करती हैं। उन्होंने कोई इस किस्म की रिफॉर्म नहीं करनी जिससे उनको कोई प्रॉब्लम पेश आए। तो कोई मुश्किल डिसीजन वो करने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने है 50-50 मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, और उनके साथ खर्चे भी उसी तरह से हैं, उनके साथ ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरह से है, उनके साथ फिर हर किस्म का उल्टा सीधा कानून भी हमने बना दिया है। तो आई थिंक कि पूरा निज़ाम जो है अब ओवरहॉल के लिए तैयार है। इसको जल्दी से जल्दी आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। सही। और सलमान साहब, आखिर में एक सवाल कि अभी अगर शॉर्ट टर्म में पब्लिक को रिलीफ देना है इस चैलेंजिंग सिचुएशन में, चूंकि 1.5-2-3 साल बहुत मुश्किल में इस आवाम ने गुजारे हैं और अब ये 350 रुपये लीटर वाला पेट्रोल तो बिल्कुल ही लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, कोई मैकेनिज़्म, कोई सिस्टम, कोई फार्मूला ऐसा है जिसके तहत इस कीमत को अंडर कंट्रोल रखा जा सके? चूँकि आलमी सतह पर तो रोज़ कीमत कम भी हो रही है लेकिन वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा लोगों को। देखिए, वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि
आप एक ऐसे निज़ाम में फंसे हुए हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है, और आप वो रेवेन्यू पेट्रोल के और डीजल के और बिजली से आप ले रहे हैं, और आप उसको रिलीफ अवाम को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप अवाम को रिलीफ देंगे तो हुकूमत जो है वो अपने खर्चे कैसे पूरे करे, और खर्चे वो फजूल हैं। वो खर्चे ये नहीं है कि वो अवाम के बेनिफिट के लिए हैं, वो कोई ऐसे खर्चे नहीं कर रहे जिससे अवाम को फायदा हो। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये इस वक्त आप फंसे हुए हैं, और अगर आपके पास वाकई कोई रिफॉर्म माइंडेड हुकूमत होती तो यही वक्त है रिफॉर्म करने का। यही वक्त है कि आप देखें, आपने कोई वोट तो नहीं लेना आवाम से इस वक्त, तो उनको आप रिलीफ क्यों दें? कम अज़ कम आप अपना टैक्सेस, अपने अखराजात पूरा करने की बजाय आप टैक्सों को कम करें, अखराजात को कम करें और इन्वेस्टमेंट को फ़रोग दें ताकि इकॉनमी चल सके। लेकिन ये ज़ाहिर है कि ये कोई ऑब्जेक्टिव मुझे नज़र नहीं आता हुकूमत का इस तरह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, सालाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। सिर्फ एक दिन में ब्रेंट क्रूड तकरीबन 8% इजाफे के बाद $90 फी बैरल तक पहुंच गया है, जबकि अमरीकी WTO भी इस वक्त WTI $84 पर मौजूद है। पिछले कई माह में सिर्फ एक दिन में होने वाला ये सबसे बड़ा इजाफा है, जिसने दुनिया भर की मईशतों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। अब इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह मशरिक़ वस्ता में जंगी कशीदगी में अचानक इजाफा है। अमरीका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान नवाज ग्रुप्स पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में शिपिंग एक्टिविटीज़ और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। मिस्र के बहरे रूम में वाक़ गैस पोर्ट पर धमाके और एक ऑयल स्टोरेज टैंकर पर ड्रोन हमले ने भी सप्लाई के खदशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। अब इस सूरत हाल में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वक्त मार्केट सिर्फ मौजूदा सप्लाई पर नहीं बल्कि आइंदा की जंग में बढ़ती हुई कशीदगी का रिस्क प्रीमियम भी वसूल कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई की धमकी भी दी है, जबकि अमरीकी हुकूमत ने ईरान से मुंसलिक मज़ीद इदारों पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। अमरीका में खाम तेल के ज़खायर 72 लाख बैरल कम होकर तकरीबन 404 मिलियन बैरल रह गए, जो 2018 के बाद इस कम तरीन सतह है। अब कुछ ये अंदाज़ा भी एक्सपर्ट्स का था कि ये कमी सिर्फ 13 लाख बैरल होगी, लेकिन यह आदाद शुमार मार्केट के लिए एक बड़ा सरप्राइज साबित हुए हैं। इसी दौरान ये इत्तलात भी आई हैं कि ओपेक प्लस अक्टूबर से 3 माह के लिए तेल की पैदावार में मजीद इजाफे का मंसूबा रोक सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो आलमी मार्केट में इजाफी सप्लाई महदूद रहेगी, जिससे कीमतें फिर मजीद ऊपर जा सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर सिर्फ ओपेक प्लस प्रोडक्शन रोकता है तो कीमतें $85 से $92 के दरमियान ही रह सकती हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में सप्लाई मुतासिर होती है तो फिर ये $100 से भी ऊपर जा सकती हैं। अब तमाम नज़रें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर हैं, जहाँ से ज़ाहिर दुनिया की 20% तेल की तिजारत होती है। अगर यहाँ किसी किस्म की बड़ी रुकावट पैदा होती है तो फिर रोज़ाना 1 करोड़ से ज़ायद बैरल तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। और फिर यही वजह है कि आलमी बैंक्स और जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये खबरदार कर रहे हैं कि ऐसी सूरत में ब्रेंट तेल दोबारा $100 से $120 के दरमियान आ सकता है। तो आने वाले चंद हफ्ते आलमी मईशत के लिए बड़े इस वक्त अहमियत के हामिल हैं। और फिर पाकिस्तान भी ज़ाहिर ऐसी आलमी मईशत से जुड़ा, सबसे पहले इन तमाम चीज़ों का असर पाकिस्तान पर ही होता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। अब ये मुल्क एनर्जी की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा ज़ाहिर इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट बिल भी हमारा इस सूरत में बढ़ता ही जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये $100 दोबारा क्रॉस होते हैं ब्रेंट खाम तेल के, तो पाकिस्तान का माहाना ऑयल इंपोर्ट बिल $1.3 अरब तक जा सकता है, जबकि $120 की सूरत में ये $1.5 अरब का भी इजाफा दिखा रहा है। अब क्या सूरत हाल रहेगी, कितनी तशवीशनाक है? डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये $100 के करीब क्रूड ऑयल गया, फिर ये थोड़ा सा वापस हुआ, तो अब ये जो हालात दोबारा ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास कोई प्लान है मैनेज करने के लिए, इन तमाम चैलेंजेस को डील करने के लिए? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत रही है, अमली तौर पे उसका आलमी दुनिया की जो आलमी मंडी में जो कीमत होती है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अमली तौर पे स्टेटमेंट ज़रूर दी जाती हैं हुकूमत के वज़रा। हुकूमत हमें ज़रूर ये बताती है कि फ्लैट्स के नाम से कोई फार्मूला है और पाकिस्तान की कीमतें जो हैं वो उसके साथ नक्की कर रखी हैं। लेकिन अमलन ये होता है कि अगर आलमी मंडी में कीमत 5% बढ़ती है तो पाकिस्तान में हमने देखा है 10% तक बढ़ जाती है। अगर आलमी मंडी में 10% नीचे आती है तो पाकिस्तान में 2-3% से ज़्यादा जो है वो कीमतें नीचे नहीं आती।
तो अमली तौर पे तो पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक आलमी मंडी के साथ नहीं है। दूसरा मामला ये है कि इस खित्ते में अगर आप देखें तो अगर जुलाई 16 के बाद पिछले 2 हफ्ते अगर देख लिया जाए तो पाकिस्तान में जो डीजल की कीमत है वो 323 से 390.62 पैसे पे गई, तकरीबन 21% इजाफा हुआ है। इस खित्ते में अफगानिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे इजाफा हुआ है और वहाँ पे 1.4% इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 21%, अफगानिस्तान में 1.4%, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल में 0। तो आप एक तो ये चीज़ सामने रख लीजिए कि इस खित्ते में अगर कीमतें बढ़ी हैं तो सिर्फ पाकिस्तान की बढ़ी हैं जो 20-21% से तक जो है वो बढ़ गई। दूसरा ये है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक तो जो आलमी मंडी में तेल की कीमत का तयन होता है वो सप्लाई और डिमांड की बुनियाद पे होता है। सप्लाई कितना है तेल का, डिमांड कितनी है। इस वक्त तकरीबन जो सप्लाई आ रही है वो 100 मिलियन बैरल रोज़ाना की बुनियाद पे आ रही है और जो डिमांड है वो कोई 94-95 मिलियन से ऊपर नहीं जा रही। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का इंपोर्टर होता था वहाँ पे तकरीबन 40% जो डिमांड है वो नीचे गिर गई। यहाँ तो चीन अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस्तेमाल कर रहा है और इतनी बड़ी जो डिमांड है अगर उसमें 40% गिरावट आ जाए तो फिर वो तेल की कीमत के ऊपर जो प्रेशर है वो अपवर्ड नहीं, वो डाउनवर्ड हो जाता है। तो एक तो बुनियादी इशू ये है कि इस वक्त आलमी मंडी में सप्लाई ज़्यादा है तेल की और डिमांड कम है और उसकी वजह से एक कीमतों के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर। जैसे ही कोई मिसाइल्स एक्सचेंज हो जाते हैं, कोई ईरान की तरफ से बयान आ जाता है, कोई अमेरिका की तरफ से बयान आ जाता है तो यकदम से एक या तो स्पाइक आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि वॉर प्रीमियम आ गया है। तो बुनियादी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके नतीजे में तो तेल की कीमत नीचे जाएगी, लेकिन जो स्पाइक आती है वो वॉर प्रीमियम के नतीजे में आती है और वो कभी हम देखते हैं कि ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है। तो फारूक साहब, ये जो दोबारा एक अपवर्ड ट्रेंड आया है इस वक्त आलमी सतह पर भी हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान में कोई नया टैक्स नहीं लगा, वो लेवी उसी जगह पर मौजूद है, उसमें इजाफा नहीं हुआ, ये कीमत में इजाफा हो रहा है। जब दीगर ममालिक में ये कीमत नहीं बढ़ रही तो ये पाकिस्तान में इतनी तेज़ी के साथ कीमत क्यों बढ़ाई जा रही है? और ये रोज़ाना की बुनियाद का जो फार्मूला लेकर आए उसमें तो हम सिर्फ बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं कीमत को, जब कम हुई तो 1 रुपये, कम हुई तो 37 पैसे और जब बढ़ रही है तो वो रुपयों में बढ़ रही है। तो ये मैनेज नहीं हो रहा या ये इस फार्मूले का मकसद ही ये था कि इसमें बस रोज़ की बुनियाद पर बढ़ाना ही है कीमत को? देखिए, एक तो अमली तौर पे फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। जो काबीना की मीटिंग हुई और उसमें उनके नतीजे में जो कहा गया कि एक इजारादारी दे दी गई पीएसओ को डीजल की इंपोर्ट की और साथ ही ये हुक्म नाफिज कर दिया गया कि ओगरा जो है वो पीएसओ की डिक्लेयर्ड प्राइस जो इजारादारी के नतीजे में जिसका तयन होगा उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे एक तो इकोनॉमिक्स इन प्ले है और दूसरा जो कानून है वो ये कहता है कि जो कंपटीशन एक्ट है हमारी पार्लियामेंट ने पास किया हुआ वो किसी को इजारादारी देने की इजाज़त नहीं देता। तो वहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है अगर काबीना है वो पीएसओ को इजारादारी दे दी जाए। और ओगरा का जो अपना एक्ट है 2002 वाला, उसमें किसी को इजाज़त नहीं है। उसमें ओगरा जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, उनको काबीना या कोई और पार्लियामेंट का एलिमेंट जो है उनको कोई हुक्म नहीं दे सकता कि आपने कौन सा फॉर्मूला जो है उसको फॉलो करना है। एक तो इकोनॉमिक्स बेसिक ये कहती है कि अगर इजारादारी दी जाती है तो फिर उसके नतीजे में कीमतें जो है वो ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे कहा नहीं जा रहा था कि डीरेगुलेशन हो रही है, लेकिन डीरेगुलेशन का क्लेम करते हुए दे दी गई एक इजारादारी पीएसओ को और उसके नतीजे में कीमतें जो हैं वो सार्फिन को
हायर कीमतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो अब फ़ारूक साहब, ये अभी कीमतें पहले बहुत ज़्यादा हैं, इसमें दो तरह के मार्जिन्स और भी ऐड होने हैं। डीलर एसोसिएशन से 2 हफ्ते का वक्त लिया है हुकूमत ने, टैंकर एसोसिएशन से भी 8-10 दिन का वक्त लिया है हुकूमत ने, और ज़ाहिर है वो वक्त इसीलिए लिया है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने 10 रुपये मांगे हैं तो 8 रुपये बढ़ा देंगे, 8 मांगे तो 6 बढ़ा देंगे, और वो पास ऑन तो आखिर में एक एंड कंज्यूमर पर ही होंगे। तो ये दो तरह के मार्जिन्स भी जब ऐड हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में तो शायद 350 रुपये से भी ऊपर चली जाएगी कीमत। तो ये महंगाई का तो एक नया तूफ़ान, एक नई लहर आ जाएगी एक आम आदमी के लिए। जी, ये दोनों जो सप्लाई चेन का हिस्सा है जिनका आपने जिक्र किया, वो ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपने तिजोरी भरी चली जा रही है, जो रिफाइनरीज हैं वो अपनी तिजोरी भरी चले जा रहे हैं, और वो भी इसी सप्लाई चेन का हिस्सा है। तो वहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे जो मार्जिन्स हैं उनको भी बढ़ाया जाए। तो इसमें जो जिसकी जेब खाली हो रही है वो सारिफ है। जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो या भारत हो, वहाँ पे हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार की थी, उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की कि सारिफ को जो है प्रोटेक्ट करना है। वहाँ पे भारत में तो ये डिसाइड किया गया कि तकरीबन 100% जो आलमी मंडी में इजाफा है वो भारत पेट्रोलियम की बैलेंस शीट पे जाएगा, और वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बैलेंस शीट पे जाएगा, और वहाँ पे कीमतें नहीं बढ़ाई गई। बांग्लादेश में ये फैसला किया गया कि 16% जो है वो सार्फिन पे डाली जाएंगी, और तकरीबन 84% जो कीमतों में इजाफा आया है आलमी मंडी में वो बांग्लादेश पेट्रोलियम की बैलेंस शीट में चला जाएगा। पाकिस्तान में जो फैसला किया गया पॉलिसी लेवल पे, यहाँ पे ये फैसला किया गया 100% जो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी हैं वो सार्फिन के ऊपर मुंतकिल की जाएंगी, और इजाफी तौर पे पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ेगा ताकि हुकूमत की तिजोरी भी फट जाए, और इसमें इजाफी जो मार्जिन आ रहे हैं ख़ासतौर पे डीजल के हवाले से वो जा रहे हैं रिफाइनरीज की तिजोरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद अब सोने की कीमत में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में एक बार फिर सोना इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने जुलाई 2026 के इजलास में तवक्कुआत के मुताबिक इंटरेस्ट रेट 3.5% से 4.25% के दरमियान बरकरार रखने का फैसला किया है, जिसके फौरी बाद आलमी मार्केट में सोने की कीमत में तेज़ी आई है। स्पॉट गोल्ड इब्तदाई तौर पर तकरीबन $40 फी ऑन्स ऊपर गया है, और फिर बाद में $4073 फी ऑन्स पर ट्रेड करता रहा, जो एक दिन में 1% से ज़ायद का इजाफा है। अब ये बात भी नोट करने की है कि अमरीकी फेड ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं किया है, लेकिन इसका ओवरऑल फोकस सख्त फाइनेंशियल पॉलिसी के हक में था। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के 3 अरकान ने इस इजलास में भी 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के हक में वोट दिया था, और अगर ऐसा होता तो फिर गोल्ड बहुत तेज़ी के साथ उसकी कीमत नीचे की तरफ जाती। इससे यह भी वाज़ेह है कि अमरीकी सेंट्रल बैंक महंगाई के खिलाफ अपनी जंग ख़त्म करने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसके बावजूद सोने की कीमत क्यों बढ़ी? इसकी बुनियादी वजह यह थी कि इन्वेस्टर्स गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंटरेस्ट रेट में इजाफे की तवक्को कर रहे थे। इजलास से पहले भी मार्केट में तकरीबन 30% इम्कान था कि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इन्वेस्टर ने दोबारा सोने की ख़रीदारी शुरू कर दी, जिससे कीमतों में फौरी तेज़ी देखने में आई। तारीखी तौर पर देखा जाए तो जंगी हालात में सोना 3 मराहिल से होकर गुजरता है। जंग से पहले गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बढ़ने पर कीमतें ऊपर जाना शुरू होती हैं, फिर जंग के आगाज़ पर सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड अचानक बढ़ने से मज़ीद इसमें तेज़ी आ जाती है। लेकिन अगर इस दौरान मरकज़ी बैंक इंटरेस्ट रेट में तेज़ी से इजाफा कर दे तो सोने की रफ्तार सुस्त पड़ सकती है। जंग ख़त्म होने के बाद आम तौर पर कीमतों में कुछ कमी ज़रूर होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा यही गया है कि सोना अपनी पुरानी सतह से ऊपर ही रहता है। फिर सिल्वर का भी कुछ इसी तरह का तकरीबन ट्रेंड रहता है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव अक्सर ज़्यादा होता है, क्योंकि चांदी सिर्फ कीमती धात ही नहीं बल्कि सनती धात के तौर पर भी जानी पहचानी जाती है। अगर जंग के बावजूद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मजबूत रहे तो चांदी सोने से भी ज़्यादा तेज़ी दिखा सकती है, जो हमने जंग से पहले के दिनों में देखा भी है, जबकि आलमी माशी सुस्त रवी की सूरत में ये सोने से ज़्यादा दबाव का शिकार हो सकती है। अब यहाँ पर एक अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा, ये कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? अगर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार रहती है, तेल महंगा ही रहता है और अमरीकी डॉलर अगर कमज़ोर होता है तो सोना दोबारा नई तारीखी हाई की जानिब बढ़ सकता है। लेकिन इसके बरक्स अगर महंगाई में वाज़ेह कमी आ जाती है और फेड मज़ीद सख्त मालियाती पॉलिसी अपनाता है, उसके साथ ही अमरीकी बॉन्ड्स पर मुनाफा बढ़ता है, तो सोने की कीमतें कम भी हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा अहम है। आलमी सतह पर
सोने की कीमत बढ़ने से लोकल मार्केट में फ़ी तोला सोने की कीमत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही अगर तेल भी महंगा रहता है तो इम्पोर्ट बिल के साथ महंगाई और रुपए पर भी दबाव मज़ीद बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस वक्त इन्वेस्टर सिर्फ सोने की कीमत नहीं बल्कि फेड के हर बयान के साथ तेल की हर नई कीमत और मशरिक़ वस्ता की हर पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अब आना ये है कि तेल की कीमतें किस जानिब जाती हैं, गोल्ड प्राइसेस में ये जो अपवर्ड ट्रेंड आया ये कितनी तेज़ी के साथ जाता है या फिर ये अपनी जगह पर जाकर स्टैटिक हो जाता है। आने वाले दिनों में ये बेहतर पता चल सकेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया के माशी हालात इस वक्त बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिए बहरहाल एक अहम और बेहतर खबर सामने आई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पास मौजूद अपने $5 अरब के डिपॉजिट की वापसी मजीद 3 साल के लिए मौखर कर दी है। अब इस फैसले से पाकिस्तान पर फौरी बैरूनी कर्जों की अदायगी का कुछ दबाव कम हो गया है और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहरहाल इससे सहारा मिलेगा। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद के मुताबिक इस रोल ओवर के बाद मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात कम होकर $21.5 अरब रह गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के मजमूई तौर पर $8 अरब के डिपॉजिट्स मौजूद हैं, जिनमें रवा साल अप्रैल में रोल ओवर किए गए $3 अरब भी शामिल हैं। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि रोल ओवर का मतलब नया कर्ज मिलना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि जिस रकम की वापसी का वक्त आ गया था कर्ज देने वाले मुल्क ने उसकी मुद्दत को मजीद बढ़ा दिया, यानी कर्ज अभी भी अपनी जगह कायम है। अब इस तरह हुकूमत को फौरी तौर पर अरबों डॉलर वापस नहीं करने पड़ेंगे और वो रकम मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में बरकरार रहेगी। इस फैसले का एक और मुस्बत पहलू ये भी है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी में भी तकरीबन $50 करोड़ की कमी आई है। इससे हुकूमती माली दबाव कुछ कम होगा और अदायगियों का निज़ाम ज़्यादा मुस्तहकम रहेगा। सिर्फ जुलाई के महीने में पाकिस्तान ने $2.2 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए हैं। दूसरी जानिब अगले माह चीन के $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग मुतवक्के है, जिससे डॉलर के ज़खायर पर मजीद दबाव कम होने की उम्मीद है। स्टेट बैंक ने यह भी बताया कि माली साल 2026 के दौरान उसने ओपन मार्केट से $9 अरब खरीद कर अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत किया है। मरकजी बैंक का हदफ है कि दिसंबर 2026 तक ज़खायर बढ़ाकर $20.2 अरब तक पहुंचा दिए जाएं, लेकिन यह हदफ आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ सऊदी अरब या चीन की मदद काफ़ी नहीं होगी, बल्कि पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी रखना होगा, एक्सपोर्ट्स में इजाफा करना होगा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस को बेहतर करना होगा और गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर सऊदी अरब और चीन जैसे दोस्त ममालिक मुस्तकबिल में भी इसी तरह रोल ओवर जारी रखते हैं तो पाकिस्तान को आलमी मालियाती मंडियों में भी एतमाद हासिल हो सकेगा। इसी तरह यूरो बॉन्ड या दीगर ज़राए से सरमाया हासिल करना भी काफ़ी आसान हो सकता है। दूसरी तरफ खतरात भी मौजूद हैं। अगर आलमी सतह पर तेल की कीमतें इसी तेज़ी के साथ बढ़ती रहती हैं तो इम्पोर्ट बिल में इजाफा होगा और फिर इसके साथ ही IMF प्रोग्राम में अगर ताख़ीर आती है, किसी वजह से दोस्त ममालिक की माली मुआवनत कम होती है, चूँकि दुनिया में हालात सब ममालिक के लिए एक जैसे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोबारा दबाव में भी आ सकते हैं। अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, पाकिस्तान अपने मौशी से निकले, इस पर हम बात करेंगे। चौधरी अकमल साहब से हमारे मौशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब हम ये देखते हैं कि कभी हमें चाइना से रोल ओवर चाहिए होता है, कभी UAE से चाहिए होता है, उनको तो चले हमने कुछ हद तक कर्ज वापस कर दिया, कभी हमें सऊदी अरब से चाहिए होता है। ये पाकिस्तान की मईशत रोल ओवर्स पर ही चल रही है। जो रिजर्व्स हैं हमारे, वो अगर रोल ओवर्स को निकाल दिया जाए तो शायद वो आधे से भी कम हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल कब तक ऐसी चलती रहेगी? देखें, 2018 के बाद से अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो मुसलसल कर्जों पर ही चल रही है। यही रोल ओवर्स चल रहे हैं या जो है वो डेट सर्विसिंग। और इस 2018 के बाद से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो हमारे कर्जों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तकरीबन $132 अरब तक पहुंच गए हैं, जो शायद 30 या 40 अरब डॉलर के लगभग थे 2017-18 की अगर मैं बात करूं। उसके बाद से ये 3 गुना जो हमारे कर्जों में इजाफा हुआ, यही बुनियादी वजह है। और अगर मैं आम आदमी की जुबान में बात करूं तो ये है कि जी अगर कोई भी घर हो या कोई शख्स हो, उसकी आमदनी कम हो, उसके अखराजात ज़्यादा हों, तो अल्टीमेटली उसके कर्जों के ऊपर इजाफा जो है वो होता रहेगा। तो पाकिस्तान के साथ भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो यही सिलसिला है। अगर आप हमारी बरामदात देखें तो वो मुसलसल जो है वो 30-32 अरब डॉलर से ऊपर का जो बेंचमार्क है वही नहीं तोड़ पा रहे। इससे ज़्यादा हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं बढ़ रही। रेमिटेंसेस में ग्रोथ है, लेकिन उसकी वजह आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो बैरूनी मुल्क जाके सेटल हो रहे हैं। उसकी वजह से ये एक टेम्परेरी किस्म का जो इंक्रीज हमें नज़र आ रहा है। और अल्टीमेटली ये ग्राफ भी अगर हमने फौरी इस्लाहात ना की तो ये ग्राफ भी आगे जाकर या मुस्तहकम होता हुआ नजर आएगा या दोबारा ये भी नीचे की तरफ
जाता हुआ नजर आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि फॉरेन जो रिजर्व्स को बढ़ाने के जराए हैं, जिनमें हुकूमत को कोई सूद नहीं देना पड़ता, जिसमें हुकूमत को कोई अखराजात नहीं करने पड़ते, तो वो एक एक्सपोर्ट्स हैं या आपकी रेमिटेंसेस हैं। तो वो उन दोनों की कुछ सॉलिड बेस जो है वो हमें नजर नहीं आती। और जो तीसरी जो चीज है वो कर्जे रह जाते हैं। तो कर्जों के ऊपर हमारा भरोसा है और कर्जों के ऊपर ही हम इन्हिसार किए हुए हैं। ऑल दो के हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर के 132 अरब डॉलर को इतना बड़ा कर्जा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी बड़ी हमारी आबादी है, हमारा जीडीपी भी उस तनासुब से उस हिसाब से जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं है। 1900 डॉलर जो है वो पर कैपिटा जीडीपी है हमारा। तो इन सब चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो ये चीज बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि हमारा जो असल मसला है वो ये है कि हम अपनी जीडीपी, जिसे मैं आमदनी कहूँगा आम या सहल अल्फाज में, वो हमारे जो है वो अखराजात के मुताबिक नहीं है। और इस वजह से हमें जो है ना मुसलसल ये फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो हमारा 20 से 25 अरब डॉलर पर एनम जो है वो हमें आउटफ्लो की सूरत में देने ही पड़ते हैं। सही। तो अब चौधरी साहब, जाहिर है ये इस वक्त जो दुनिया के हालात खासतौर पर जो मशरिक़ वस्ता में बने हुए हैं, तो इन हालात को सामने रखते हुए एक्सपोर्ट्स बढ़ाना ही बहुत मुश्किल है। इन 5-6 महीनों में ही कोई 2% एक्सपोर्ट हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ को कम हुई हैं। रेमिटेंसेज अभी तक हमारी बड़ी बेहतर चल रही हैं, लेकिन इन ममालिक की इकॉनमीज़ अगर ज़ाहिर है आगे जाकर डिस्टर्ब होती हैं तो उन रेमिटेंसेस पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो हर तरफ से एक प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के पास। अब ये वे आउट क्या है, इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है? एक्सपोर्ट्स का नंबर नहीं बढ़ेगा इस साल, ज़ाहिर है जो दुनिया के हालात हैं। रेमिटेंसेस में शायद इजाफा हो जाए, शायद ना हो, वहाँ भी एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। चलना कैसे है फिर आगे पाकिस्तान की मईशत को? भाई, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से पहले जो है ना, सबसे पहले तो हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जाना होगा ना। वी आर एन एग्रीकल्चरल स्टेट एंड टुडे वी आर इम्पोर्टिंग व्हीट, टुडे वी आर इम्पोर्टिंग कॉटन, टुडे वी आर इम्पोर्टिंग समटाइम शुगर। तो ये सारी चीजें हम जो है ना वो बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एग्रीकल्चर मुल्क होता है, अपने अखराजात को तो हम बराबर करें, अपनी जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ तो है ना। एक्सपोर्ट तो एक कदम आगे की बात है। बैरूनी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पे इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ना, हमारी एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा है नहीं, और ज्यादा हमारी इम्पोर्ट्स हैं तेल की, वो अगर कम हो जाएंगी तो हमारी एक्सपोर्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खानी पड़ेगी, जो 1 रोटी खाता है वो आधी पे आ जाएगा। नो डाउट ये तो होगा, लेकिन उससे पहले जो है ना वो सबसे पहले हमें अपनी जो घरेलू और कॉटेज इंडस्ट्री है उसको जो है वो बढ़ाना होगा। स्मॉल एंड मीडियम साइज के बिजनेसेस को फ्लरिश करना होगा। जो हमारे नौजवान हैं उनको जो है वो हमें रोजगार देना होगा, चाहे वो IT सर्विसेज हो, AI में जो इनकलाब आया उसके फायदा उठाने की बात करें तो सबसे पहले जो है ना वी शुड फोकस ऑन आवर सेल्फ, के हम जो है ना अपने सेल्फ सफिशिएंसी का जो एक लेवल है उसको अचीव करें। उसके बाद फिर हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की भी बात करेंगे और फिर IT की एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाने की बात करेंगे। सरे दस्त तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि वो मियाँ साहब तो अक्सर कहते हैं कि पल्ले नहीं देला कर दी मेला मेला, जेब में कुछ है नहीं और आप करेंगे एक्सपोर्ट्स। तो ये बात की बात है मेरे भाई, पहले जो है ना वो हमें गंदम पूरी करवा लेने दो, पहले हमें दीगर चीजें जो है ना वो पूरी करवाने। इससे ज्यादा गुर्बत और हमें क्या फर्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल है इससे ज्यादा जो है वो गुर्बत के लेवल जो है ना वो अचीव हो सकता है। तो राइट नाउ प्राइमरी फोकस एज आई डिस्कस के जो है ना हमें सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ करना चाहिए और जो अपने लोकल बिजनेस है उनकी तरफ करना चाहिए। जो चाइना है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, वहाँ पे छोटे छोटे से ये होम अप्लायंसेस का मैं आज फेसबुक के ऊपर देख रहा था, ऐड चल रहा है। वहाँ पे घरों में लोगों ने अपनी अपनी होम अप्लायंसेस की प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू की हुई है और उनको ऑनलाइन बेच रहे हैं। मतलब ये उनका या ना लेवल है। कैमरे जो है ना वो लोग जो है ना छोटे छोटे घरेलू सतह के ऊपर अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बना के और वो लोगों को मार्केट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे चलो और कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही हम जो है ना वो चलो स्मॉल लेवल के ऊपर जो है ना उसको कम्युनिकेट करते हुए जो है ना आगे इनपुट अपना देते जाएं। तो हमसे तो वो भी नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली। सही, बिल्कुल बड़ी मुनासिब तजावीज़ हैं और इनको हुकूमत को भी अब संजीदगी से लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।